हाँ जी, की हाल चाल कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूँ यार। आप लोग बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। 10th वालों सर तैयारी एकदम मस्त चल रही है। आप बताइए आप कैसे हो। मैं बहुत बढ़िया हूँ यार। तुम्हारा मूड कैसा चल रहा है आजकल। सर मूड एकदम बढ़िया चल रहा है। किसी का गंदा भी चल रहा होगा यार, जाहिर सी बात है, बोर्ड सिर पे आ चुके हैं, एक आधे का तो गंदा होगा ही। हाँ सर, गंदा तो है ही। आप जबरदस्ती बढ़िया बुलवा लेते हो। आई एम सॉरी मैन, मुझे मैं समझ सकता हूँ यार तुम्हारी प्रॉब्लम। चलिए आज हम जिस चैप्टर को डील करेंगे दैट इज लाइफ प्रोसेस। सबसे लंबा चैप्टर है यार 10th क्लास का। इसको बनाने में ना यार बहुत टाइम लगता है, सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक है ना, लेकिन आज हम इस चैप्टर को रैपिड रिवीजन की तरह फुल टू फुल स्पीड में पूरा करेंगे। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। ये बेसिकली रिवीजन टाइप का वीडियो है। फुल ऑन वीडियो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डाल रखा है। ठीक है, आप वहां पे जाके देख सकते हो जिसको भी लंबा देखना है। लेकिन ये रिवीजन टाइप वीडियो है, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली हम लाइफ प्रोसेस किसको बोलते हैं, जो हमारी जिंदा रहने के लिए जरूरी है उनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्यों परफॉर्म किए जाते हैं, टू मेंटेन एंड सस्टेन देयर लाइफ। ठीक है, ओके जी। लाइफ प्रोसेस के कितने पार्ट हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। इन 4 पार्ट में हमने लाइफ प्रोसेस को बांट रखा है। न्यूट्रिशन में हम क्या क्या पढ़ते हैं, डाइजेशन और फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी करते हैं। रेस्पिरेशन में हम ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी बनती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन से में हम ब्लड बहुत सारी चीजों को इधर से उधर लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। एक्सक्रीशन में हम ना 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 वो नहीं, इजेशन, इजेशन, वो उसको इजेशन बोलते हैं जो तुम लोग सोच रहे हो ना, इजेशन। ठीक है, सॉलिड वेस्ट बाहर निकलना, मल त्याग करना, उसको इजेशन बोलते हैं बेटा। एक्सक्रीशन ये नहीं होता। चलो जी ठीक है सर, मान लिया। एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्टेशन को तो स्कूल बस से कंपेयर किया गया है। एक्सक्रीशन को भाई साहब भाग के टॉयलेट में जा रहा है, आंखें देख बिल्कुल लाल, बिल्कुल निकलने वाली हैं। इतने हाई प्रेशर पे कभी भी नो को वो, इतने हाई प्रेशर तक वेट कभी भी ना करें, पहले उठ जाएं। ठीक है, न्यूट्रिशन खूब खाया जा रहा है, बर्गर, पिज्जा और ये फ्राइज। रेस्पिरेशन जस्ट ब्रेथ एंड स्ट्रेस्ड आउट। ओके जी, न्यूट्रिशन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड, यानी कि ऑब्टेन भी करना है और यूटिलाइज भी करना है, दोनों चीजें। आप ऑब्टेन कैसे करते हो फूड को, प्लांट कैसे ऑब्टेन करते हैं, अपना खाना अपने आप बनाते हैं। डियर कैसे ऑब्टेन करता है, डियर पौधों को खाता है। लायन कैसे ऑब्टेन करता है, लायन हिरन को खाता है। ठीक है, तो लायन हिरन को खाएगा, हिरन पौधों को खाएगा। हर किसी का ऑब्टेन करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। सो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मैटर करता है न्यूट्रिशन में। और यूटिलाइजिंग फूड, फूड को भी अलग तरीके से यूटिलाइज करेंगे। शेर कैसे यूज करेगा भाई साहब, भाग भाग के हिरन को पकड़ेगा। और पौधा कैसे यूज करेगा, पौधा खाना बनाने में यूज करेगा। तो अलग अलग यूटिलाइजेशन है फूड का सभी केसेस में। ठीक, सो न्यूट्रिशन में क्या क्या कवर हो रहा है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग बोथ। ठीक है जी, ओके। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। जब खाना खुद बनाया जाता है तो उसको ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दूसरे जीवों को खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म विच यूज इनऑर्गेनिक सोर्सेज टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। इनऑर्गेनिक सोर्सेज का यूज करेंगे खाना बनाने के लिए। इनऑर्गेनिक सोर्सेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। और यहाँ इनऑर्गेनिक सोर्सेज में स्पेशली कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की लैक होती है, यानी कि कमी होती है। साइंस में लैक का मतलब लगभग लगभग एब्सेंट ही होता है, लेकिन जनरली लैक लिख देते हैं। ठीक है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। आदमी अपना खाना खुद बना सकता है, हाँ सर बना सकता है। किचन में जाएगा, खाना बनाएगा और मस्त जिंदगी जिएगा भाई, वो वाला खाना बनाना नहीं। फ्रूट व्रूट सब्जी वब्जी खुद पैदा कर सकता है, अपने आप से पैदा कर सकता है, हाँ सर कर सकता है खेतों में। अरे वो मतलब नहीं है ना यार, जैसे पौधे बनाते हैं ऐसे बना सकता है, नहीं सर ऐसे तो नहीं बना सकता। हाँ वही वाली चीज है। ह्यूमंस लायन फंजाई लीच, तो ये सारे सारे होते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है जी, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ठीक है, ये कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट प्लांट्स कैसे पूरी करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से पूरी करता है। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, पौधे जो है सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल का यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं, वो होता है बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये छोटी क्लासेस में डेफिनेशन थी, नहीं बड़ी क्लासेस में ये आ गई। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोप्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है प्लांट्स में, स्टार्च की फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में। एनिमल्स में किस फॉर्म में, एनिमल्स में किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, वन मार्कर बन जाता है। जैसे किचन में आप बहुत सारी चीजें खाते हो, आपकी ग्रोसरी लिस्ट क्या क्या होती है, चावल, रोटी, दाल, हल्दी, जीरा, बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे प्लांट्स की इतनी बड़ी ग्रोसरी लिस्ट नहीं होती भाई, बहुत सीधे और नॉर्मल जीवन जीने वाले लोग हैं। जैसे जैन फैमिली जीती है ना, बहुत सिंपल सीधा जीवन। ऐसे ग्रोसरी लिस्ट क्या है इनकी, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बात है, इतने सीधे लोग हैं भाई साहब, थोड़ी सी तो इज्जत बनती है ना इनके लिए। फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। यार ये तो ये चारों चीजें ना फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी हैं। और इन्हीं के बेसिस पे ना हमने दो एक्टिविटी भी कर रखी है। ठीक है, वो एक्टिविटी आगे है, लेकिन वो मैं भी कराने नहीं वाला, वो दूसरी वीडियो में कवर है। ठीक है, इंपोर्टेंस बेसिस ऑफ ऑल फूड चेन, सारी फूड चेन का बेसिस तो होते हैं, ऐसी बात है। प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं पौधे, प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं और सारे के सारे इनके ऊपर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, तो इसलिए इनको बेसिस ऑफ फूड ऑल फूड चेन बोला गया है। सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन तो रिलीज करते हैं, पौधे बिल्कुल करते हैं। ये है हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, वाटर लेंगे और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना देंगे, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और वाटर थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे। ठीक है जी, अदर रॉ मटेरियल जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है वो क्या क्या है, पानी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, बिल्कुल जरूरी है। पानी कहाँ से लेंगे, रूट से लेंगे। ओके जी, दूसरी चीजें क्या क्या जरूरी है प्लांट्स के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए,
नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये कहाँ से मिलेगा? ये सोइल से मिलेगा, ठीक है, मिट्टी से। ओके, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट। नाइट्रोजन एसेंशियल एलिमेंट क्यों है? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन तो चाहिए सर, डोले छोले बनाने हैं, ये मैन मान गई। नाइट्रोजन किस फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है? इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्रेट की फॉर्म में। दूसरी किस फॉर्म में नाइट्रोजन को कंज्यूम किया जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में सुना है आपने? हाँ सर, सुना है हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, लेकिन सर हमने सिर्फ सुना है, हमें बाकी इसके अलावा कुछ नहीं पता। हाँ, तभी मैं आया हूं। तो इसका काम होता है नाइट्रोजन को फिक्सेशन करना, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। ठीक है सर, उसका मतलब क्या होता है दूसरी वीडियो में देखना बेटा, इसमें तो फास्ट फास्ट करना है। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। जो सनलाइट आ रही है, वो जो लाइट एनर्जी है उसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? थोड़ी सी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और बाकी की लाइट एनर्जी जो है H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने में काम आती है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगा? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड किस में रिड्यूस हो जाएगी? कार्बोहाइड्रेट्स में, जैसा कि हमने रिएक्शन में देखा था। कौन से वाली रिएक्शन में? इस वाली रिएक्शन में, ठीक है। जैसा कि हमने रिएक्शन में देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड किस में रिड्यूस हुई थी? ग्लूकोज में, ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पहले ये स्टेप आएगा, फिर दूसरा ये आएगा, फिर तीसरा ये आएगा। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और एक्सेप्शन में आते हैं हमारे डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं? रात को कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं भाई साहब। और रात को जो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करेंगे ना, एक इंटरमीडिएट बना लेंगे। उस इंटरमीडिएट को हम क्या बोलते हैं? मैलिक एसिड, ठीक है। ये होता है मैलिक एसिड, जिसके ऊपर क्लोरोफिल ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया उसके द्वारा काम किया जाएगा दिन की ड्यूरेशन में, ठीक है। ओके सर। क्लोरोप्लास्ट क्या काम करते हैं? इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू विच द लीव्स आर ग्रीन इन अपीयरेंस। ओके जी, ठीक है। ये वाली वो एक्टिविटी है जो हमें ये बता रही है कि यार क्लोरोफिल कितना जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये एक्टिविटी खुद पढ़ लेना यार। मनी प्लांट का एग्जाम्पल लिया गया। मनी प्लांट का एग्जाम्पल लिया गया है। वेरिगेटेड लीव्स दी गई। वेरिगेटेड लीव्स यानी कि कुछ हरी और कुछ पीली। इन 3 दिन के लिए रूम में रख दिया, सनलाइट में 6 घंटे के लिए रख दिया, उसके बाद एनर्जी आ जाएगी। फिर ये वाले जो पत्ते हैं ना, इसमें ग्रीन वाला पार्ट को आप वो मार्क कर लेना। और जब आप आयोडीन टेस्ट करोगे तो ये जो ग्रीन वाला मार्क है ना, ग्रीन वाला पार्ट है, इसी पार्ट पे जो है ब्लू ब्लू शो हो जाएगा। और जब ग्रीन वाले पार्ट पे ब्लू ब्लू शो हो रहा है, इससे ये साबित होता है कि जहां पे क्लोरोफिल होता है सिर्फ वहीं पे स्टार्च पैदा हुआ है। तो क्लोरोफिल जो है मैंडेटरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, इससे ये साबित हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरी एक्टिविटी की जाती है वो की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के लिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है? इसमें क्या किया, 2 गमले लिए, इनके ऊपर जार लगा दिया, और एक गमले में क्या किया इन्होंने? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, यानी कि KOH रख दिया। और जिसमें KOH रखा है ना, वो क्या करेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर ले, अब एक में रख दिया KOH। अब जिसमें KOH रखा है वो ना, अब KOH क्या करेगा? KOH कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब KOH अगर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा तो पूरा जो फोटोसिंथेसिस शो ही नहीं कर पाएगा। तो उस केस में क्या होगा? जब आप आयोडीन टेस्ट शो करोगे ना, तो जिस केस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा गया था उस केस में ब्लूइश वाला जो कलर है वो आएगा ही नहीं। जब कलर ही नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है आयोडीन टेस्ट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। ब्लू ब्लैक कलर कैन नॉट बी सीन, ब्लू ब्लैक कलर कैन बी सीन, ठीक है। ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, ठीक है। ब्लूइश कलर आने का मतलब है कि स्टार्च की फॉर्मेशन हुई है, और नहीं आया तो स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हुई है, ठीक है जी। ओके, स्टोमेटा की बात करते हैं। स्टोमेटा, क्या बात है, क्या सेक्सी लग रहा है ना ये, है ना भाई साहब? एकदम जबरदस्त दिख रहा है ना। क्या मोटी मोटी आंखें हैं भाई साहब, क्या लंबी लंबी नाक है, ठुड्डी देखो बंदे की, आए हाय हाय इतनी लंबी। हैंडसम लग रहा है वैसे, है ना? हैंडसम हंक लग रहा है लोंडा, है ना? ठीक है, चलिए स्टोमेटा के बारे में बात करते हैं। ये होता है यार स्टोमेटा, और ये है साइड में हमारे गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या करते हैं? गार्ड सेल्स स्टोमेटा को गार्ड करते हैं भाई साहब, प्रोटेक्ट करते हैं। बंदे के पास इतना पैसा कि गार्ड्स रखे हुए हैं लोंडे ने, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं यार, पैसा है, उड़ा रहा है उसकी मर्जी, ठीक है। तो गार्ड सेल्स इसको प्रोटेक्ट करेंगे। स्टोमेटा काम क्या होता है? स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और छोड़ता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को कब लेगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड को तब लेगा जब इसको जरूरत होगी, ठीक है। ऐसे नहीं लेता फालतू में, और जब इसको जरूरत नहीं होती तो ये बंद हो जाता है, ठीक है। ओके जी। गार्ड सेल्स में क्या होता है? जैसे ही पानी आएगा गार्ड सेल्स स्वेलअप हो जाएंगे। जैसे ही गार्ड सेल्स स्वेलअप हो जाएंगे स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाएंगे, पानी बाहर निकल जाएगा, तो स्टोमेटा भी श्रिंक हो जाता है, ठीक है। तो स्टोमेटा का जो खुलना और बंद होना वो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की नीड पे डिपेंड करता है। जब उसको नीड होगी तब खुल जाएगा, जब नीड नहीं होगी वो बंद हो जाएगा। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो स्टोमेटा ओपन रहता है, और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता तो स्टोमेटा बंद हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत ही नहीं होती। क्या मस्त होना, मतलब जरूरत के हिसाब से काम करता है स्टोमेटा। सेम चीज तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है। जरूरत के हिसाब से काम क्या करो, बोर्ड में जितनी जरूरत है उतना पढ़ो, और बहुत जरूरत है पढ़ने की, यानी कि जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। नंबर चाहिए ना। मासिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स।
मासिव अमाउंट गैसेज एक्सचेंज किसके थ्रू लेती है, गैसेज एक्सचेंज किसके थ्रू टेक प्लेस होता है, स्टोमेटा के थ्रू। ओके जी। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट, बहुत सारा पानी भी खोया जा सकता है स्टोमेटा के थ्रू आपके द्वारा, ठीक है जी। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू बहुत सारा पानी भी बाहर निकल सकता है, ठीक है जी। प्लांट क्लोजेज दिस स्टोमेटा पोर व्हेन इट डज नॉट, ठीक है जी। ये सारी चीजें यार मैं आपको बता चुका हूँ। गार्ड सेल्स वाटर फ्लो इनसाइड द गार्ड सेल्स स्वेल अप हो जाएंगे, आउट जाएगा तो श्रिंक हो जाएंगे गार्ड सेल, ठीक है। हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन के 3 पार्ट है, होलोजिक, पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक। होलोजिक में हम लोग आते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं खाने को इनसाइड द बॉडी, खाना खाएंगे और ब्रेक डाउन इनसाइड होगा। जबकि सेप्रोफाइट्स में क्या होता है, ब्रेक डाउन उनमें होता है आउटसाइड, बाहर के ही आउटसाइड होता है, जैसे फंजाई वगैरह होता है, ठीक है। वो सड़े हुए वो डेड एंड डिकम्पोज मैटर को खाते हैं जो सड़े हुए होते हैं, उनमें आते हैं क्या, सेप्रोफाइट्स, ठीक है। पैरासाइट्स क्या होता है, पैरासाइट जैसे आपके बालों में जुएं हो जाए, ठीक है, तो अगर वो जुएं हो जाएंगे ना तो वो पैरासाइट का काम करेंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो आदमी को मारती तो है नहीं, लेकिन उसका सारे सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती रहती है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, ठीक है। यही वाली डेफिनेशन है। टिक्स, लीचेस, लीचेस, टेपवर्म्स, ठीक है। कुस्कुटा, अमरबेल। कहने की बात यह है कि यार जुएं जिस थाली में रहते हैं उसी थाली में छेद करते हैं यार, जिसके घर में रहेंगे उसी को यार उसी का खून चूसेंगे, अच्छी बात थोड़ी ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कुस्कुटा यानी कि अमरबेल की बात करते हैं, ये वही वाला पौधा है यार, दूसरे पौधे पे चढ़ जाएगा और उसी का सारा वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट्स निकालता रहेगा, अपना कुछ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि खुद ये फोटोसिंथेसिस शो ही नहीं कर पाता। कुस्कुटा यानी कि अमरबेल की बात कर रहा हूँ। अदर नेम अमरबेल, इट इज ए पैरासाइटिक प्लांट, इट लैक्स क्लोरोफिल एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इट इज फुली डिपेंडेंट ऑन इट्स होस्ट फॉर वाटर मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, 2 एग्जांपल लेंगे, ठीक है। एक तो अमीबा का लेंगे, एक पैरामीशियम का लेंगे, ठीक है जी। पैरामीशियम के अमीबा कैसे खाना लेता है, देखो यार, जैसे ये फूड पार्टिकल आएगा, अमीबा अपने पैर आगे पीछे पसार देगा, ठीक है, और इस खाने को कैप्चर कर लेगा और इसको फूड वैक्यूल में ले जाएगा। फूड वैक्यूल में ले जाने के बाद इस खाने को ब्रेक डाउन कर देगा स्मॉलर फॉर्म में, और जो भी एक्सक्रेटा होगा वो बाहर निकल जाएगा। और ये जो इसके पैर बाहर आए थे ना अमीबा के, इनको बोलते हैं सूडोपोडिया, यानी कि फॉल्स फीट, क्योंकि ये रियल पैर नहीं है इसके, ये बस साइज बढ़ा है इसने फूड पार्टिकल को कैप्चर करने के लिए। तो ऐसे अमीबा फूड को कैप्चर करता है, ठीक है जी। पैरामीशियम कैसे कैप्चर करता है, जैसे अमीबा में सूडोपोडिया मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि वो मूवमेंट करके खाने को वहां तक लेके जा रहा था। पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम में ऐसे ही सिलिया काम करता है मूवमेंट के लिए, जैसे अमीबा में सूडोपोडिया होता है ऐसे ही पैरामीशियम में सिलिया होता है। ये खाने को एक स्पेसिफिक स्पॉट तक लेके जाता है, कहां तक, जैसे हम खाने को मुंह तक लेके जाते हैं, ऐसे ही पैरामीशियम में सिलिया खाने को यहां तक लेके आता है, स्पेसिफिक स्पॉट तक, यानी कि ये है इसका मुंह, यहाँ पे खाना जाएगा, फिर फूड वैक्यूल में जाएगा, फिर अंदर जाके ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है जी। ओके सर, समझ गए। साइड में सारी चीजें मैंने लिख रखी है, पढ़ लेना, ठीक है, सेम ही है सब कुछ जो बता रहा हूँ। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक होती है, बहुत लंबी होती है भाई, सीधी सी बात है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन सी होती है, सेलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन सी रोल प्ले करती है न्यूट्रिशन में, सेलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज, ठीक है जी। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस से मिलकर बना है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से, ठीक है जी। डाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू द सिंपल फॉर्म्स। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्टली, ओके जी। इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, जैसे ही आप खाना खाओगे तो जो आपका खाना बॉडी के अंदर जाएगा ना, वो कैसे जाएगा, ऐसा तो नहीं है सीधा खाओगे गप से सीधा पेट में चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ऐसे वाली मूवमेंट होगी, वेव की तरह जाएगा खाना, ऐसे ऐसे, जैसा इसमें दिखाया गया है, ठीक है। ऐसे वेव बनेगी, ऐसे खाना अंदर जाएगा, बिल्कुल लास्ट तक, एनस तक ऐसे ही जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसोफेगस में ऐसे जाएगा, लास्ट तक ऐसे ही जाएगा, ठीक है। ओके जी। पाथवे क्या होता है, सबसे पहले आप खाना माउथ से खाओगे, माउथ में क्या होता है, सेलिवरी ग्लैंड्स होती है, माउथ के बाद इसोफेगस में खाना जाएगा, बिल्कुल जाएगा, इसोफेगस के बाद स्टमक में जाएगा, स्टमक में क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, स्टमक की वॉल्स पे, ठीक है। स्टमक के बाद खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को जो अगर जाता है तो उसका रेगुलेशन कौन करता है, स्फिंक्टर मसल करती है, ठीक है। स्टमक के बाद खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे पैंक्रियाज और लीवर भी अपना सिक्रेशन देते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस में, एनस से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एनस से बाहर जाने के लिए कौन खाना रेगुलेट करता है, एनल स्फिंक्टर। एनस से जब वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेगा उसको कौन सी मसल रेगुलेट करती है, एनल स्फिंक्टर मसल, ठीक है जी। ओके, इट इज बेसिकली लॉन्ग वाटर स्लाइड, भाई साहब हमारे पाथवे को ये महाशय वाटर स्लाइड बोल रहे हैं, ठीक है, जो आप स्लाइड से झूलते हुए आते हो ना, तो बेसिकली लॉन्ग वाटर स्लाइड है जिसमें बीच में कुछ खाइया वाइया, यानी कि जो गड्ढे वड्ढे हैं, समझ सकते हो तुम लोग, गड्ढे वड्ढे किसको बोल रहे हैं, पेट है, इंटेस्टाइन है, सब कुछ है, ठीक है। ओके जी। माउथ एंड बकल कैविटी, तो यहाँ पे आपको खाने का प्रोसेस बताया गया है। जैसे ही आप खाना खाओगे, खाना जाहिर सी बात है मुंह से खाओगे, सबसे पहली बात है दांत जो है खाने को चबाएंगे, कि दांतों के बाद खाना कहाँ जाएगा, जीभ पे जाएगा। जीभ क्या करेगी, उसको मिक्स करेगी सलाइवा के साथ और उसको स्वॉलो करने में हेल्प करती है। यहाँ पे हमारी सेलिवरी ग्लैंड्स भी होती हैं, ठीक है। सेलिवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती हैं, सलाइवा सीक्रेट करती हैं, ठीक है जी। सलाइवा का फंक्शन क्या होता है, सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कोड सेलिवरी अमाइलेज। सलाइवा कौन सा एंजाइम रखती है, सेलिवरी अमाइलेज। और सेलिवरी अमाइलेज क्या करता है, सेलिवरी अमाइलेज कॉम्प्लेक्स खाने को किस में तोड़ देगा, सिंपल खाने में। किसमें, सिंपल खाने में। कॉम्प्लेक्स खाना कौन सा, जैसे आपने रोटी खाई, रोटी मतलब यानी कि आपने स्टार्च लिया, ठीक है, ये किस में तोड़ देगा उसको,
माल्टोज नामक सिंपल शुगर में तोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद आपका खाना अंदर जाएगा। उसके बाद खाना कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। सबसे पहले फानिक्स होता है यहाँ पे, यहाँ पे खाना डिसाइड करेगा इसको विंड पाइप में जाना है या इसोफेगस में जाना है। तो खाना है तो इसोफेगस में जाएगा, और हवा होती तो विंड पाइप में चली जाती। तो ये खाना है तो ये इसोफेगस में चला जाएगा। उसके बाद खाना इसोफेगस से होता हुआ कहाँ पे पहुंचेगा, हमारे स्टमक में पहुंचेगा, ठीक है जी। स्टमक में खाना जैसे ही पहुंचेगा, स्टमक की जो वाल होती है वहां पे होती है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या रिलीज करेगी, HCl रिलीज करेगी, म्यूकस रिलीज करेगी और पेप्सिन रिलीज करेगी। पेप्सिन क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, ठीक है। लेकिन ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम बड़ा ही घमंडी टाइप का इंसान है यार, ये सिर्फ एसी में बैठ के काम कर सकता है, ऐसे काम ये नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है पेप्सिन कहाँ काम करेगा, पेप्सिन तभी काम करता है जब इसको एसिडिक मीडियम मिलता है। इसको एसिडिक मीडियम कौन देगा, HCl क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। HCl इसके लिए एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा, तब जाके पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन का काम शुरू करेगा, ठीक है। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। म्यूकस क्या काम करते हैं, म्यूकस जो है HCl से हमारे स्टमक को बचाते हैं, क्योंकि HCl है यार एसिड है, जाहिर सी बात है। तो म्यूकस जो है इनर लाइनिंग को HCl के अटैक से बचाते हैं, कहीं वो खत्म ना हो जाए। भाई साहब पेट बचाना जरूरी है ना, तो म्यूकस वो वाला काम करती है। एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से अगर फूड बाहर आता है तो उसको कौन रेगुलेट करता है, स्फिंक्टर मसल हमारी रेगुलेट करती है उसको। ओके जी, दिस इज आवर, ठीक है जी। अब खाना आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यार बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी यानी कि बहुत लंबी। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल। आप मुझे ये बताइए कि हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी लंबी होती है, कार्निवोर्स की या हर्बीवोर्स की। यार हर्बीवोर्स की बड़ी होती है। तुम्हें कैसे कह दो कार्निवोर्स की बड़ी होती है, कार्निवोर्स की बड़ी नहीं होती। शेर अगर मांस खाता है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी हो जाएगी ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हर्बीवोर्स की लंबी होती है, क्योंकि हर्बीवोर्स के पास सेलुलोज होता है भाई, सेलुलोज को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसके लिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है, इसके लिए उसको लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन तो शेर को भी चाहिए। हर्बीवोर्स को लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है, क्योंकि उनको सेलुलोज का डाइजेशन करना होता है। शेर को सेलुलोज थोड़ा डाइजेस्ट करना है, वो तो मांस खाता है। तो उसकी जो कार्निवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी वो छोटी होगी, जो हर्बीवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी वो लंबी होगी। ओके जी, ठीक है। विली भी प्रेजेंट होते हैं ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में विली प्रेजेंट होते हैं। विली क्या काम करते हैं आगे देखेंगे, ठीक है। साइट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोला गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन को बोला गया साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं भाई साहब। इट इज द सिक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पज। जाहिर सी बात है लीवर और पेनक्रियाज के सिक्रेशन के बिना स्मॉल इंटेस्टाइन काम थोड़ी ना कर पाएगी, वो तो जरूरी है। यस, इन लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वही बात की गई, किसकी लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन किसमें बड़ी होती है। ये देखो भाई साहब, यहाँ पे तो भाई साहब लोंडा छा गया, शेर देखो यहाँ पे दुबका बैठा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसलिए लीवर क्या सीक्रेट करता है, लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस। बाइल जूस ये वही वाली पित्त है जिसका अगर अमाउंट बढ़ जाए ना बॉडी में तो आपको पीलिया विलिया हो जाता है, ठीक है। उसी वाली बाइल जूस क्या काम करता है, जो स्टमक से जो खाना आता है वो जाहिर सी बात है वो एसिडिक फॉर्म में होता है, क्योंकि वहां पे HCl था। अब उसको एल्कलाइन बनाने का काम करता है हमारा बाइल जूस, ठीक है, ताकि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स उस पर एक्ट कर सके, क्योंकि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स भाई ये एल्कलाइन बने बिना काम नहीं करेंगे, और पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम के बिना काम नहीं करेगा। अजीब सा पंगा भाई, अलग अलग हवाबाजी कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, जो भी है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए पेप्सिन को कैसा मीडियम चाहिए और पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को कैसा मीडियम चाहिए, ठीक है। दूसरा काम क्या करते हैं, ये फैट्स को थोड़ा सा तोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हमारे बाइल सोल्ट की। बाइल सोल्ट क्या करते हैं, बाइल सोल्ट जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना भाई साहब, फैट के इतने बड़े बड़े पत्थर, उनको तोड़ने का काम करते हैं। यूं करके थोड़ा लाएंगे और धप से मारेंगे, फैट टूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बाइल सोल्ट क्या काम करते हैं, फैट को तोड़ देंगे, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे ताकि उनके ऊपर ढंग से काम किया जा सके। इतने बड़े पीस पे काम नहीं किया जा सकता ढंग से, ठीक है। ओके जी, बाइल सोल्ट एमल्सिफाई फैट्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स फॉर एंजाइम टू एक्ट अपॉन देम एफिशिएंटली। ओके जी, पेनक्रियाज की बात करते हैं। पेनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन क्या काम करता है, ट्रिप्सिन यूज फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। लाइपेज किस लिए काम किया जाता है, ये फैट को तोड़ता है, ठीक है। पेनक्रियाज सीक्रेट पेनक्रियाटिक, ट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन प्रोटीन, लाइपेज का ब्रेक डाउन एमल्सिफाइड फैट्स। ओके जी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है लीवर के भी सिक्रेशन की बात कर ली और पेनक्रियाज के भी सिक्रेशन की बात कर ली। अब किसका सिक्रेशन होगा भाई साहब, अब सिक्रेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेट करेगी इंटेस्टाइनल जूस, और इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा, ये फाइनल टच देगा, ठीक है, पूरे प्रोसेस को। ये मैन अब ये पकड़ेगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को, ऐसे पकड़ेगा और ऐसे लेटा देगा। ये ले भाई, ऐसे पकड़ा और ऐसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करके दे मारा, ठीक है। प्रोटीन को पकड़ा, ये ले तू भैया, अब इसको अमीनो एसिड में दे मारा, ठीक है। फैट्स को पकड़ा, फैट्स के भाई साहब इसको फैटी एसिड से ग्लिसरॉल में दे मारा। भाई साहब सबको उठा रहा है और धूम से मार रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फॉर्म में आया हुआ है लोंडा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट किया, ग्लूकोज में। प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। फैट्स को किसमें कन्वर्ट किया, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। यानी कि फुल टू फॉर्म में है स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल जूस। ये आगे बिल्ली, इनको कुछ काम नहीं भाई साहब, बिल्ली बैठे हुए अकेले बैठे हुए भाई साहब। खाना पूरा का पूरा वो डाइजेस्ट होके आएगा ना, अब ये अपना काम करेंगे, ठीक है। अब हम काम करेंगे, अब यार पूरा काम हो चुका है, अभी क्या ही काम है इनका। ये क्या करेंगे, ये है हमारे बिल्ली, ठीक है ना। देखो यार, ये है हमारे बिल्ली के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। जो ब्लू वाली है वो वेन्स है और जो रेड वाली है वो आर्टरीज है, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे होते हैं यार इसमें बिल्ली में क्या होते हैं, ब्लड वेसल, जैसे आप देख ही रहे हो, ठीक है। अब जैसे ही खाना आएगा, खाना कैसा पूरी तरह से डाइजेस्ट हो ही चुका है।
अब ये इस फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एब्जॉर्ब करके कहां तक पहुंचा देंगे, ये ब्लड वेसल जो भी लिखी हैं ये पहुंचा देंगे उन सेल्स तक जहां इस खाने की जरूरत है, ठीक है। और वो सेल्स का क्या यूज करेंगे, रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज, नया टिश्यू बना लेंगे या फिर एनर्जी के लिए यूज कर लेंगे, ठीक है। ये तीनों काम यहाँ पे कर लेंगे, तीनों चीजें यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं। ओके जी, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, यहाँ पे भी बिली प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होते हैं लेकिन लार्ज में भी होते हैं भाई साहब। यहाँ पे जो अब जो खाना बच गया ना वो सब कुछ चूसने के बाद जो खाना बच गया, अब उस खाने में से भी ये पानी चूसेंगी, ठीक है बिली। तो पानी चूसने का काम कौन सी इसमें होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। द अनअब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, अब पानी चूस लेंगे, ठीक है जी। एनस क्या, अब खाना कहाँ जाएगा, अब खाना जाएगा एनस में। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस, एनस के थ्रू निकाल दिया जाता है रेस्ट ऑफ द फूड को। एनल स्फिंक्टर क्या काम करती है, ए मसल विच रेगुलेट द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा आपकी बॉडी से उसको रेगुलेट कौन करता है, एनल स्फिंक्टर। और जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आता है तो उसको कौन सी मसल रेगुलेट करती है, स्फिंक्टर मसल, ठीक है जी। 1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिए। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है टू प्रोवाइड द एनर्जी, या मैन इसी फ्लो में चीजें याद होनी चाहिए तुम्हें। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सर इंग्लिश की डेफिनेशन तो बकवास है, आप जो बोल रहे हो वो बढ़िया है, फैन है भाई तो अपना, ठीक है ना। मैं भी तुम्हारा फैन हूं यार। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन की बात करते हैं, क्या फर्क है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में। ब्रीथिंग में जाहिर सी बात है आप सांस लोगे, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, छोड़ दोगे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी, ये होता है ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है आपको एनर्जी देने के लिए। जब आप स्कूल से आते हो, खाना खाते हो, तो आपको फाइनली एनर्जी मिलती है या नहीं, वो एनर्जी कैसे मिली, जैसे आप स्कूल से आए, आपने रोटी खाई, रोटी में क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स किसमें ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज में। ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट करेगा, आपकी बॉडी में जो सेल्स है उनमें जो ऑक्सीजन है उसके साथ ग्लूकोज रिएक्ट करेगा, और जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा आपको एनर्जी मिल जाएगी। ये मैन ये वाली रिएक्शन होती है तो रेस्पिरेशन की, ठीक है, आपको एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। तो अब आप दोबारा अपना होमवर्क करने के लिए तैयार हो जाओगे। देयर इज नो प्रोडक्शन एनर्जी इन दिस, ब्रीथिंग में एनर्जी थोड़ी ना प्रोड्यूस होती है, रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके जी, फिजिकल प्रोसेस है जो हमारा ब्रीथिंग है, और ये कैसा प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। अकर्स थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और टेक्स प्लेस इन सेल्स एंड सेल ऑर्गेनल्स। ओके जी, ये सही है यार। ब्रीथिंग इज लाइक प्लगिंग इन योर फोन, रेस्पिरेशन इज एक्चुअली चार्जिंग इट। सही है यार। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा, कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कैसे होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होता है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो उसको बोलेंगे एरोबिक प्रोसेस, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो उसको बोलेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके जी, ओके सर। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। क्या फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, C6H12O6, ठीक है। 6 कार्बन से 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन गए। ओके सर। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, जैसे आप अंगूरों को फर्मेंट करके आप शराब नहीं बनाते, शराब मतलब इथेनॉल, ठीक है। ऐसे ही जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन होगी वो इन यीस्ट होगी, ठीक है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा, इथेनॉल बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और एनर्जी मिल जाएगी आपको, ठीक है। जैसे आपने अंगूरों से शराब बनाई थी फर्मेंट करके, ठीक है, वहां भी इथेनॉल रिलीज हुआ था और यहाँ भी इथेनॉल रिलीज हो रहा है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। लैक ऑफ ऑक्सीजन की अगर बात करें, आपने बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी कर ली एक ही दिन में, ठीक है, तो जाहिर सी बात है दुखेगा ना अगले दिन, पैर बहुत गंदे वाले दुखेंगे, क्रैम्प्स क्रिएट हो जाते हैं, तो लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाता है, उस वजह से वो क्रिएट होती है, ठीक है ना। तो लैक्टिक एसिड रिलीज हो गया और आपको एनर्जी मिल गई। बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटीज और कॉजेस क्रैम्प्स, ठीक है जी। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया वाला प्रोसेस। इसमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगी और एनर्जी बाहर निकल जाएगी। ये प्रोसेस तो यार फर्स्ट चैप्टर में भी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में। यस सर। एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है जी। एटीपी क्या होता है, इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे हम कौन सी करेंसी यूज करते हैं, रुपया यूज करते हैं, रुपये के बदले हमें क्या मिलता है, सामान मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जब आप एटीपी देते हो किसी को तो आपको क्या मिलता है, फ्यूल मिलेगा काम करने के लिए, एनर्जी देने के लिए। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज ए मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी व्हिच इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल्स। ओके जी, ओके सर। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, चलो जी इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट क्या करते हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस फॉलो करते हैं। रात के टाइम पे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, दिन के टाइम पे प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात के टाइम पे प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है जी। एनिमल्स की बात करें, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे हम है, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे, ठीक है। एक्वेटिक की अगर मैं बात करता हूँ तो एक्वेटिक में क्या होगा, जैसे मछली है, मछली क्या लेती है, मछली भी ऑक्सीजन ही लेती है, लेकिन यार वो गिल्स के थ्रू लेती है। हमारे में क्या होता है, लंग्स के थ्रू जाती है चीजें, ठीक है। हमारे में क्या होता है, नाक के थ्रू जाएंगी, फिर विंड पाइप, फिर लंग्स वगैरह ऐसे जाएंगे, इसमें गिल्स के थ्रू जाती है मछली में, ठीक है। आई ब्रीथ इन ब्रीथ आउट इजिली, लक्की यू, आई हैव टू फिल्टर आउट 24/7 जस्ट टू स्टे। भाई साहब खतरनाक चीज है। एक्चुअली वैसे हम जो सांस लेते हैं ना, हम 1 मिनट में लगभग 18 से 24 बार सांस लेते हैं, मछली को इसका लगभग 2 गुना लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो यार उसकी थोड़ी रेस्पिरेशन थोड़ी फास्ट होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन की बात करते हैं ह्यूमंस, चलो जिसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है। जैसे ही आप सांस लोगे, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, नोस्ट्रिल्स के थ्रू जाएगी, सबसे पहले आपकी नाक के बाल वाल आएंगे, म्यूकस आएगी, ठीक है। उसमें से छन के हवा पूरी आगे की तरफ जाएगी, आगे आएगा नसल पैसेज, उंगली डालोगे तो पता चल जाएगा ये नसल पैसेज होता है, ठीक है। ये होता है हमारा नसल पैसेज आगे, ठीक है। आगे हवा जाएगी अब कहां पे,
फेनिक्स में, फेनिक्स होता है यहाँ पे जब हवा आती है, हवा ये डिसाइड करती है कि उसको इसोफेगस में जाना है या विंड पाइप में जाना है, ठीक है, ये स्टॉपेज होता है, ठीक है। इसके बाद अब हवा है तो विंड पाइप में जाएगी, खाना होगा तो इसोफेगस में जाएगा। तो हवा होगी तो फेनिक्स के यहाँ पे डिसाइड करेगी और वो विंड पाइप में चली जाएगी। विंड पाइप के बाद कहाँ जाएगी? लानिक्स में, ठीक है। लानिक्स में क्या होता है? ये सवर यंत्र होता है, थोड़ा बोलने में हेल्प होती है इसमें। विंड पाइप के थोड़ा सा ऊपर होता है लानिक्स हमारा, ठीक है। उसके बाद जाएगी ये ट्रेकिया से होते हुए। ट्रेकिया में ट्रेकिया में ये क्या है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, ठीक है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं? ये एयर एकदम से कोलैप्स ना हो जाए इसलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के बाद यहाँ पे दो पार्ट में ये चीजें बट जाएंगी, ठीक है। इनको बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई आगे जाके अलग अलग ब्रांचेज में बट जाती है, उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई में क्या होता है? यहाँ होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस से हमारा क्या मतलब है? ये मान लो हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के थ्रू जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना वो एल्वियोलाई में चली जाएगी, ठीक है। और जो भी ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन यहाँ से एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में चली जाएगी और अलग अलग पार्ट में पहुंचा दी जाएगी बॉडी ऑर्गन में। किसके थ्रू? हीमोग्लोबिन के थ्रू, क्योंकि वो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का काम कौन करता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू, ये भी हीमोग्लोबिन ही करता है, ठीक है। और इसको कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे लाके छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद ये लंग्स और विंड पाइप से होते हुए बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ओके जी, ये था हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, पहले नोस्ट्रिल्स में आएगी, फिर नसल कैविटी, फिर फानिक्स, फिर लानिक्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोलाई, ठीक है जी। ओके, इंसानों में वही चीजें दी गई है जो मैंने आपको बता रखी है, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। अरे मेंशन नोट यार तुम्हारे लिए करने भाई साहब, हाथ में जा रखे तुम लोगों ने, थैंक यू। जैसे क्या होता है यार, सब अपना टेंशन मत लो। रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है यार? जैसे ही आप सांस लोगे आपके रिब्स, स्टेरनम वगैरह ऊपर की तरफ उठ जाएंगे और जो आपका डायफ्रागम है वो एकदम से फ्लैटन हो जाएगा। वैसे डायफ्रागम कैसा होता है? ऐसा होता है यार डायफ्रागम, ये ऐसा ये होता है आपका डायफ्रागम, डोम जैसी शेप का, ठीक है। जैसे ही आप उठोगे ना, रिब्स ऊपर उठेगा, डायफ्रागम एकदम फ्लैटन हो जाएगा, चेस्ट कैविटी एकदम से ऊपर की तरफ उठ जाएगा, चेस्ट कैविटी एकदम ऊपर उठ जाएगी, ठीक है, सॉरी। ओके, डायफ्रागम, ये देखो चेस्ट कैविटी एकदम से ऊपर उठ गई, रिब्स एंड स्टेरनम रेज, रिब केज, ठीक है जी। चेस्ट कैविटी डिक्रीज होगी जैसे ही आपने सांस छोड़ा, चेस्ट कैविटी ऊपर हो गई जैसे ही आपने सांस लिया, रिब्स एंड स्टेरनम ऊपर उठ गए जैसे ही आपने सांस लिया, ऊपर फूले जैसे रिब्स केज ऊपर उठ गया, ठीक है। डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट हो गया या डायफ्रागम नॉर्मल उसी फॉर्म में चला जाएगा जिसमें था, और यहाँ पे फ्लैटन हो गया था जैसे ही आपने इनहेल की थी, ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ये रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। काम क्या करता है? ये ऑक्सीजन को लेके जाएगा लंग्स से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन पे, और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए, ठीक है जी। ओके, लंग्स से ऑक्सीजन को लेके जाएगा उन पार्ट से जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है जी। ओके, इट हैज हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। अभी आप मुझे ये बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा सोल्यूबल होती है वाटर में, वो आपको जवाब मुझे देना है, ठीक है। ओके जी, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भाई साहब, भागो भागो, स्कूल की बस, जैसे स्कूल की बस आएगी तो वो तुम्हें घर से उठा के लेके जाएंगे, स्कूल में छोड़ देंगे, स्कूल से उठाएंगे फिर तुम्हें घर पे वापस छोड़ देंगे। कितने भले लोग हैं ना भाई साहब, घर से उठाते हैं स्कूल छोड़ते हैं, स्कूल से उठाते हैं फिर तुम्हें वापस छोड़ते हैं। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? यहाँ पे बस कर रही है। हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड हर चीज को ट्रांसपोर्ट करेगा, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से यहाँ, ठीक है। पौधों में कौन करता है? जाइलम, और पौधों में कौन करता है? जाइलम, और फ्लोएम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम, उनमें जो सैप होता है वो करता है, ठीक है, बेसिकली। ओके सर, ट्रांसपोर्टेशन इज एसेंशियल मैकेनिज्म बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म मूव सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी। देयर टू ट्रांसपोर्टेशन होता क्यों है यार? अरे यार, क्योंकि जरूरत होती है, जिस भी सामान को जहां पहुंचने की जरूरत होती है ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, कहीं आना जाना होता है। आप कहीं क्यों जाते हो? किसी काम के लिए जाते हो ना, स्कूल में किस लिए जाते हो? पढ़ने जाते हो ना, तो वहां पे आपको क्यों ट्रांसपोर्ट किया जाता है? काम करने के लिए। ऐसे ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसी ना किसी जगह पे, ब्लड और दूसरी चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, कुछ ना कुछ काम होगा वहां पे, इसलिए ट्रांसपोर्ट करेंगे ना। दिमाग लगा यार, समझा कर थोड़ा सा। सेप इज ए वाटर फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है जी। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड को कैरी करेंगे, ठीक है। ये किसको कैरी करते हैं? ये लिम्फो कैरी करते हैं, जाहिर सी बात है। आर्टरीज एंड वेन्स, लिम्फ को कैरी कौन करेगा? लिम्फेटिक कैपिलरीज करेंगे। ओके जी, यहाँ पे आर्टरीज एंड वेन्स नहीं होते लाला, ठीक है। ओके, इनका फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देना। फंक्शन इम्यून रिस्पॉन्स एंड फैट एब्जॉर्प्शन, फैट को एब्जॉर्ब करना, ठीक है जी। सर्कुलेटरी सिस्टम में ये तीन लोग आएंगे, ब्लड आएगा, ब्लड वेसल्स आएगा और हार्ट करेगा, ठीक है। ब्लड क्या कह रहा है? वेल विदाउट मी यू वुड जस्ट स्पेल एवरीवेयर, या मैन आई कीप रनिंग अराउंड ऑल द डे, आई एम टायर्ड। हाँ यार, थक तो जाता ही होगा। हार्ट ब्लो स्टॉप, हार्ट क्या कह रहा है? स्टॉप ब्लेमिंग फॉर योर क्रशेज। यार तुम्हें कोई अच्छा लगता है तो उसके लिए हार्ट को क्यों ब्लेम कर रहे हो? भाई साहब मुझे अच्छा लग गया, मैं ऐसा नहीं होता। स्टॉप ब्लेमिंग फॉर योर क्रशेज, भाई साहब पीट पाट दे देंगे। हार्ट सुपारी ले लेगा, बता रहा हूँ तुम लोगों की, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो। यस ठीक है। ब्लड के बारे में बताइए। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, 9th क्लास में पढ़ चुके हो। इसके अंदर और क्या होता है? इसके अंदर एक मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसा होता है? फ्लूइड मटेरियल होता है, ठीक है। इट इज प्लाज्मा में क्या क्या सस्पेंडेड होता है? रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल सस्पेंडेड होते हैं। ब्लड काम क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड, ठीक है जी।
यहाँ पे देख लेते हैं क्या करते हैं। ब्लड इज रेड, ब्लड क्या होता है, ब्लड इज रेड कलर कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी। फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल, ठीक है जी। इट ऑल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड क्लोटिंग एट द बाउंड्स, ठीक है जी, ये हर काम में हेल्प कर रहा है। ब्लड के कंपोनेंट क्या क्या है, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ये सारे सारे कंपोनेंट है ब्लड के, ओके जी। प्लाज्मा क्या काम करता है, प्लाज्मा ये पेल येलो कलर फ्लूइड, फ्लूइड मीडियम इन विच द सेल, इसमें सेल सस्पेंडेड होते हैं, अभी तो बताया मैंने। फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करना फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजनस वेस्ट को, ठीक है जी। प्लाज्मा किस किस को ब्लड किस किस को ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड को, ऑक्सीजन को और वेस्ट मटेरियल को। प्लाज्मा किस किस को ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजनस वेस्ट को, ठीक है। ये लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स किस में हेल्प करते हैं, ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करते हैं। यार किस विटामिन की कमी से ब्लड क्लोटिंग में कमी आ जाती है, बताइए। कौन से विटामिन में अगर कमी होगी तो आपका ब्लड क्लोट नहीं होगा, आपको इंजरी होगी, चोट लगी, खून बह रहा है, फुट स्पीड में बह रहा है, कौन से विटामिन की कमी है वो बताइए। और कौन, जाहिर सी बात है प्लेटलेट्स की तो कमी होगी ना। विटामिन कौन सा, विटामिन का नाम बताओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, जो भी होता है, ठीक है ना। व्हाइट ब्लड सेल, ये यार बेसिकली एंटीबॉडी क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक नंबर का आदमी है भाई साहब व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है ना। इसके ऊपर डाउट नहीं करने का, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी क्रिएट कर रहा है ताकि कोरोना तुम्हें मार ना सके। इससे बढ़िया काम क्या कौन ही कर सकता है भाई साहब, तुम्हारे अंदर आत्मरक्षा पैदा कर रहा है, इम्यूनिटी बढ़ा रहा है तुम्हारी। प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द पैथोजेंस, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल के बारे में कुछ भी बोलोगे बर्दाश्त नहीं होगा भाई साहब, रोड़ा हो जाएगा भाई साहब यहीं पे, ठीक है ना। रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को, क्या कंटेन करते हैं, हीमोग्लोबिन। नोट, हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल दैट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द होल बॉडी एंड ब्रिंग बैक कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स। हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को लेके जाता है लंग्स से बॉडी में, और बॉडी से लेके आता है कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में, ठीक है, ताकि वो बाहर निकल जाए। ओके सर। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, 3 टाइप के ब्लड वेसल्स हमारे पास होते हैं, आर्टरीज होती है, वेन्स होती है और कैपिलरीज होती है, ठीक है सर। यहाँ पे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में बता रखा है। ब्लड आर्टरीज लेके जाती हैं ब्लड को हार्ट से दूर, अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन्स लेके आती हैं ब्लड को दूसरे बॉडी पार्ट से हार्ट के पास, टुवर्ड्स हार्ट। कैपिलरीज कनेक्शन बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है, सीधे साधे लोग हैं। ऑक्सीजनेटेड एंड डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज ब्लड को कहां ले जाती हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट, और अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाएंगे तो वो कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि पहले ब्लड कहां से आया, लंग्स से आया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद आयोटा नाम की आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अवे फ्रॉम द हार्ट कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स कौन सा ब्लड लाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैपिलरीज क्या करते हैं, कैपिलरीज बोथ है ऑक्सीजनेटेड एंड बट ये दोनों काम करते हैं, ये तो कनेक्शन बनाती है भाई। इतनी पतली चीज है ना कैपिलरीज, कहीं भी कनेक्शन बैठा लो इसका, कुछ भी एक्सचेंज करना है कैपिलरी यूज कर लो, बहुत पतली चीज है, ठीक है ना, बिल्कुल पतली। आपके बालों के 1/6 पार्ट जितनी पतली होती है, 1/6 पार्ट जितनी, इतनी पतली होती है कैपिलरीज, ठीक है। प्रेशर किस में हाई होगा, आर्टरीज में या वेन्स में, जाहिर सी बात है प्रेशर हाई होगा आर्टरीज में। आर्टरीज में प्रेशर क्यों हाई होगा, या जाहिर सी बात से खून आ रहा है, फुल टू खून आ रहा है भाई साहब, और वो पूरी बॉडी में पहुंचाना तो प्रेशर के साथ आएगा ना, तो पूरा हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर होगा तो आर्टरीज की वॉल्स कैसी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, तभी तो वो उसको प्रेशर को हेल्ड कर पाएंगी। तो इसलिए इनकी जो आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो थिक बनाई जाती है, थिक और इलास्टिक, और प्रेशर भी इनमें हाई होता है। जबकि वेन्स में हार्ट से थोड़ी ना खून आना है, बॉडी ऑर्गन से आना है, तो वहां पे प्रेशर कम रहेगा, ठीक है, प्रेशर कम रहेगा, इसलिए उनकी वॉल्स भी थोड़ी सी पतली बनाई जाती है, थिन वॉल्स। कैपिलरीज में मीडियम होती है, वेरी थिन होती है, 1 सेल थिक, ठीक है। आर्टरीज में वॉल्स होते हैं, नहीं होते यार, वेन्स में वॉल्स होते हैं, ठीक है, कैपिलरीज नहीं होते। वेन्स में वॉल्स क्यों होते हैं यार, जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर लो होगा, जो ब्लड जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, वॉल्स क्या करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर लो हुआ तो खून वापस आएगा, वॉल्स क्या करते हैं, उसको नीचे आने से रोक देते हैं, इसलिए वेन्स में बनाए जाते हैं वॉल्स, ठीक है। इसलिए वेन्स में होते हैं, वॉल्स बनाए नहीं जाते, सॉरी। पंप द हार्ट, भाई साहब हार्ट को तो पंप बोलते हैं, वो पिचकारी, वो हवा भरते हैं ना तुम लोग, साइकिल में हवा भरी होगी, बाइक में हवा भरी होगी, कार में भी हवा भरी होगी, हर जगह हवा भरते हो, तो वही वाला पंप बोलते हैं भाई साहब हार्ट को। बेइज्जती कर दी भाई की, ऐसे थोड़ी ना होता है। हार्ट की शेप कैसी होती है, फिस्ट की तरह शेप होती है हार्ट की भाई साहब, ऐसा होता है, ठीक है ना। दिस इज सो नेक्स्ट टाइम अपनी क्रश को अगर प्रपोज कर रहे हो तो ऐसे करना, ऐसे नहीं करने का, ऐसे करने का, ठीक है। यस सर, क्यों पिटवाने वाली हरकतें कर रहे हो सर, ऐसा थोड़ी ना होता है, बिना बात ही पिटवा दोगे, गलत सजेशन दे रहे हो। माई बैच होता है यार हार्ट में, हम कमरे के थ्रू हार्ट को हम याद कर लेंगे, ठीक है, हार्ट की प्रोसेसिंग कैसे होती है। जैसे ही आपने सांस ली, सांस में ऑक्सीजन लोगे आप, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, लंग्स में, लंग्स, तो अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में पहुंचा दिया जाएगा, किसके थ्रू, आयोटा नाम की आर्टरी के थ्रू, ठीक है। और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से जो भी ब्लड होगा वो कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर पूरी बॉडी में, और फिर बॉडी ऑर्गन से राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, फिर पूरे लंग्स में, ठीक है। ओके जी, ये वाला प्रोसेस चलता है। आप मुझे ये बताइए, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जब ब्लड जाता है तो कौन लेके जाता है, वेन्स या आर्टरीज, और कौन सी आर्टरीज होती हैं, दूसरी वीडियो में दे रखा है, वो वहां से देख लेना, ठीक है। ये होता है हमारा सेप्टम। सेप्टम क्या काम करता है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इनको अलग अलग कर देता है, बेसिकली कमरे अलग अलग कर देता है सेप्टम, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल ना जाए आपस में, ठीक है। ओके।
हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, जाहिर सी बात है वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में ब्लड भेजना होता है, इसलिए उनकी जो वॉल्स कैसी होती हैं, थिक होती हैं, ठीक है। ओके जी, वॉल्स इन कहाँ होते हैं, अभी अभी आपने पढ़ा था वेन्स में भी वॉल्स होते हैं और वेंट्रिकल में भी वॉल्स होते हैं, राइट, चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो चाहे वो राइट वेंट्रिकल हो। वेंट्रिकल में वॉल्स इसलिए होते हैं ताकि जो ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ चुका है वो वापस ना चला जाए, ठीक है, इसलिए वेंट्रिकल में वॉल्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है जी। ओके सर, टाइप ऑफ सर्कुलेशन, दो टाइप का सर्कुलेशन होता है, सिंगल टाइप या डबल टाइप। डबल टाइप सर्कुलेशन तो अभी आपने हार्ट में देखा, लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ दोनों तरफ, उसको बोलते हैं डबल टाइप का सर्कुलेशन। सिंगल टाइप का सर्कुलेशन मछलियों में होता है सिंगल टाइप का सर्कुलेशन, जहां पे 4 चैम्बर होंगे वहां तो डबल सर्कुलेशन होगा भाई, जहां पे 2 या 3 होंगे, 2 वाले में तो सिंगल सर्कुलेशन होगा। जैसे मछलियों में 2 चैम्बर होते हैं तो वहां पे सिंगल सर्कुलेशन होता है, ह्यूमन बींग्स में 4 चैम्बर होते हैं तो वहां पे डबल सर्कुलेशन होता है। आगे चलो देखते हैं। पीसी जैसे फिश है, फिश में क्या होता है, फिश में 2 चैम्बर होते हैं तो यहाँ पे कौन सा सर्कुलेशन होगा, सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। टाइप ऑफ सर्कुलेशन सिंगल, मेंटेनेंस, ठीक है। यहाँ पे गिल्स जो है लंग्स का काम करते हैं, यानी कि ऑक्सीजनेट करने का काम करते हैं ब्लड को। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस यानी कि जो जल पे भी रहते हैं और जो भूमि पे भी रहते हैं, कौन कौन होते हैं, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग जल में भी रहेगा, दोनों जल में भी रहेगा और भूमि पे भी रहेगा, ओके। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन कैसा होता है तो डबल है लेकिन इनकम्प्लीट होता है, पूरा हो नहीं पाता क्योंकि 3 ही कमरे होते हैं इनके पास, ठीक है। ये इनका सर्कुलेशन डायग्राम बना रखा है, ओके जी। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, रेप्टाइल्स में नंबर ऑफ चैम्बर्स 3 होते हैं, जैसे चिकली आपकी जो होती हैं। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इनकम्प्लीट होता है लेकिन डबल होता है। मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, नो कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, नो कोल्ड ब्लडेड, ठीक है जी, ओके। कौन सा रेप्टाइल ऐसा है जो पूरी तरह से डबल सर्कुलेशन फॉलो करता है, आंसर दीजिए, एक्सेप्शन है वो, ठीक है। एव्स एंड मैमल्स की बात करते हैं। एव्स क्या होते हैं, पक्षी, और मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स में हम लोग आ जाते हैं स्तनधारी, ठीक है। इनके पास 4 चैम्बर होते हैं, ये डबल सर्कुलेशन को फॉलो करते हैं, ओके जी, ओके सर। लिम्फ, लिम्फ क्या होता है, लिम्फ होता है हमारा टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। बेसिकली लिम्फ क्या होता है, जैसे मान लो यार ये हमारी आर्टरी है, आर्टरी एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचेगी। अब ऑर्गन में क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स होंगे, यहाँ 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 यहाँ। अब आर्टरी तो ऑर्गन तक पहुंच गई, अब आर्टरी सेल तक तो नहीं पहुंच सकती ना, तो आर्टरी क्या होता है, आर्टरी फर्दर डिवाइड हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, इन्हीं को हम कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हीं को, ये जो आर्टरी फर्दर डिवाइड हो जाती है और यहाँ पे होते हैं हमारे सेल्स, ठीक है। तो ये जो आर्टरी फर्दर डिवाइड होती है इन पार्ट्स को बोले हुए आप कैपिलरीज, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये सेल्स में जो भी रिक्वायरमेंट की चीजें होती है वहां तक पहुंचा दी जाती है कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। कैपिलरी का जो साइज होती है वो लगभग 1 सेल थिक होती है, ठीक है, बहुत पतली होती है, ठीक है। हमारे बालों की लगभग 1/6 लेंथ होती है। हम तो लिम्फेटिक, तो लिम्फ क्या होते हैं, जो हमारी कैपिलरीज होती है ना, कैपिलरीज में होते हैं भाई पोर्स, और इन पोर्स में से ना ब्लड का जो प्लाज्मा है, प्रोटीन है और ब्लड सेल्स हैं। ब्लड सेल में क्या क्या आते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ये सारे ये जो है ना बाहर निकलते रहते हैं। और ये बाहर निकल के कहाँ जाएंगे, इंटरसेल्युलर स्पेस में, क्योंकि जाहिर सी बात है बाहर तो सेल ही हैं, तो जो सेलों के बीच में जो स्पेस होता है ना वहां ये फैल जाते हैं, ठीक है। इसी फ्लूइड को बोला जाता है लिम्फ, ठीक है। और इसलिए इसको टिश्यू फ्लूइड बोलता है क्योंकि ये टिश्यू के वहां पे फैल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स को ही टिश्यू बोलते हैं, तो ये वहां ये फैल जाएंगे, इसलिए इनको बोला जाता है टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ, ठीक है जी, ओके। लिम्फ की प्रॉपर्टीज क्या है, कलरलेस होते हैं, मेनली व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं, कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है जी, ओके। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, वही सब है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, जैसे हमारे जैसे ब्लड के लिए यार ब्लड वेसल होते हैं, ऐसे लिम्फ के लिए लिम्फेटिक वेसल होते हैं, ऊपर पढ़ा तो था हमने, ठीक है। और फाइनली ये ज्वाइन करके क्या बना लेती हैं, ये ज्वाइन करके वेन्स बना लेती हैं जो कैपिलरीज हैं, ठीक है, ओके। ये लिख रखा है इनटू लार्जर वेन्स। लिम्फ क्या कैरी करती हैं, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब फैट को कैरी करती हैं, एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्टिव फैट को। इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्सेस, ठीक है जी। इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स व्हिच प्रोवाइड इम्यूनिटी, जाहिर सी बात है व्हाइट ब्लड सेल्स टाइप के होंगे तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जाइलम और फ्लोएम जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं प्लांट्स में। जाइलम में क्या क्या पार्ट होते हैं, जाइलम में क्या क्या पार्ट होते हैं, ट्रैकेट, स्पेशल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम में क्या क्या पार्ट होते हैं, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ये फ्लोएम के पार्ट होते हैं, ये दूसरे वाले जाइलम के पार्ट होते हैं। जो जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर है, ये जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है यार, ये पैकेजिंग या फूड स्टोरेज वगैरह काम करता है। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा वो भी पैकेजिंग और फूड स्टोरेज वगैरह काम करता है। जो जाइलम फाइबर है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और जो फ्लोएम का जो फाइबर है वो भी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फ्लोएम फाइबर एक अकेला ऐसा पार्ट होता है जो कि नॉन लिविंग में आता है, ठीक है। सीवी ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे, वेस्कुलर टिश्यू का काम करेंगे। जबकि जाइलम में क्या क्या ट्रैकेट्स और वेसल्स हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। जाइलम में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर एंड मिनरल्स जो है वो जाइलम में ट्रांसपोर्ट होते हैं। फ्लोएम में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होगा, लीव्स में जो भी फूड बनेगा ना वो प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में सेंड कर दिया जाता है। जाइलम में जो मूवमेंट होगी वो सिर्फ अपवर्ड होगी, जबकि फ्लोएम में जो मूवमेंट होती है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ये 1 मार्कर में आ जाता है कि जाइलम में मूवमेंट सिर्फ अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड भी होती है। जाइलम में मूवमेंट सिर्फ अपवर्ड होती है, जबकि फ्लोएम में जो मूवमेंट होती है वो हर डायरेक्शन में हो जाती है, ठीक है, ऊपर नीचे कहीं भी भेज लो उसको, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने नीचे भी लिखी हुई है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जाहिर सी बात है स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, मूव ये करते नहीं है। प्लांट बॉडी है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स, बहुत सारे डेड सेल होते हैं इनके पास। जाइलम मूव करता है वाटर एंड मिनरल्स को, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स।
यही बातें मैं आपको बता चुका हूँ। जाइलम ये जो है रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल, ये दो प्रॉपर्टी शो करता है। ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, जैसे यार लीव्स होती है सबसे ऊपर, लीव्स में से वेपराइजेशन के थ्रू पानी निकलता रहेगा। जब पानी निकलेगा तो वहां से जाहिर सी बात है सक्शन क्रिएट होगा नीचे की तरफ, तो नीचे से पानी ऊपर की तरफ खींचा जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। रूट प्रेशर क्या होता है, जो हमारी रूट्स होते हैं ये रात के टाइम पे शो होता है बेसिकली, जो रूट प्रेशर वाला मैकेनिज्म है, ठीक है ना। रूट कहाँ होती है, सोइल के अंदर होती है। रूट क्या करते हैं, रूट सोइल से ना आयंस ले लेती हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वाटर की मूवमेंट होती है सोइल से रूट की तरफ, तो सारा का सारा पानी उस तरफ मूव करेगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ना यार, बढ़ जाएगा। पानी के लिए कोई पानी कहां से कहां मूव करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर वाली प्रॉपर्टी शो करेगी, तो सोइल से पानी किस तरफ जाएगा, रूट की तरफ। इसी को रूट प्रेशर बोला गया है। रात के टाइम पे ये शो होता है, और ट्रांसपिरेशन पुल दिन के टाइम पे शो होता है। ये होता है जाइलम में मूवमेंट का तरीका, ठीक है जी, ओके। वही चीजें बताई गई हैं जो अभी अभी आपको बताई हैं इसमें, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल अभी अभी आपको बताया, ये पीडीएफ में है, पढ़ लेना। ये होता है ट्रांसलोकेशन। जैसे जाइलम में ट्रांसपिरेशन होता है ना, वैसे ही फ्लो में ट्रांसलोकेशन होता है। इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के सोल्यूबल प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ये किसमें परफॉर्म होता है, ये फ्लोएम में परफॉर्म होता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू नोन एज द फ्लोएम आल्सो ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। अमीनो एसिड्स और दूसरे सब्सटेंसेस को भी फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। दीस सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। ओके, ये ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, चलो यार, द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय एनर्जी का यूटिलाइज करके ट्रांसलोकेशन परफॉर्म किया जाता है। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लोएम यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। मटेरियल सुक्रोज टाइप के मटेरियल को डाला जाता है फ्लोएम में। चलो यार मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कैसे होती हैं चीजें। ये देखो, जैसे मान लो ये है फ्लोएम, ठीक है, ये हमारा फ्लोएम है, और यहाँ पे मान लो ये है हमारा जाइलम, ठीक है। अब होगा क्या यार, फ्लोएम में मान लो आपने सुक्रोज डाल दिया एटीपी की एनर्जी से, ये आ गया सुक्रोज, ठीक है। अब सुक्रोज के आने से क्या होगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर ज्यादा है। अब होगा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। अब जाइलम से पानी कहां जाएगा, फ्लोएम में ऐसे मूवमेंट होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि पानी की मूवमेंट कहां होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यही वाली चीज आपको फॉलो होती है, और इसी चीज को यहाँ पे बोला गया है। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। जाहिर सी बात है, सुक्रोज के आने से ऑस्मोटिक प्रेशर तो बढ़ेगा ना भाई, जाहिर सी बात है। तो इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, इस प्रेशर की वजह से जो मटेरियल है वो मूव करता है फ्लोएम टू टिश्यू जिनके पास लेस प्रेशर होता है, उन टिश्यू के पास मूव करता है जिनके पास लेस प्रेशर होता है, ठीक है। मेटेरियल तो मूव करेगा, ये जाहिर सी बात है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये तो नेचुरल टेंडेंसी यार, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही मूवमेंट होती है, ठीक है। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड्स। ओके जी, प्लांट नीड के हिसाब से हो गया, जाहिर सी बात। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक आ गया एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब सर प्लीज 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 सर छीछी वाला टॉपिक मत कराओ सर, बहुत बोरी होता है सर, बहुत गंदा फील होता है सर, खाना खा रहा हूँ प्लीज ऐसा मत करो भाई, ऐसा कुछ नहीं भी नहीं है। वो जो छीछी वाला टॉपिक होता है ना, वो इजेशन होता है। कौन सा होता है, इजेशन। इजेशन में सॉलिड वेस्ट बाहर निकलता है, जिसको आप छीछी बोलते हो, POWTY जिसको बोलते हैं ना, वो इजेशन होता है, ठीक है। ओके सर, एक्सक्रीशन में क्या होता है, एक्सक्रीशन में क्या होता है, आप कितने टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हो, जाहिर सी बात है, आपने न्यूट्रिशन किया, रेस्पिरेशन किया, ट्रांसपिरेशन किया, तो यार इतनी सारी एक्टिविटी जो आपने की है, तो कुछ ना कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी बनेगा, और नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा तो जाहिर सी बात है अंदर तो रख नहीं सकते, उसको बाहर भी निकालना पड़ेगा। तो बाहर कैसे निकालोगे लाला, एक्सक्रीशन के थ्रू। तो जरूरी है बेटा एक्सक्रीशन, इसको पढ़िए, बहुत जरूरी है। यस सर, ठीक है सर, पढ़ लेते हैं। चलो, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जनरेट नाइट्रोजनस वेस्ट व्हिच नॉट नीड टू बी रिमूव्ड, ठीक है जी। The biological process involved in the removal of this harmful metabolic waste from the body is called the excretion। इसी प्रोसेस को बाहर निकालने को excretion बोलते हैं। ये अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी में मैंने आपको बता दिया है। अब चाहो तो अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, अगर रट्टा नहीं मारना है तो। ओके सर, लिख लेंगे। नो बाथरूम क्यों इन द यूनिसेलुलर वर्ल्ड। भाई साहब, यूनिसेलुलर वाले क्यों बाथरूम की लाइन में लगेंगे, उनको थोड़ी ना बाथरूम निकालने के लिए भाई साहब लाइनें लगाने की जरूरत है, वो तो मल्टी सेलुलर को जरूरत पड़ती है, हम जैसे लोगों को जरूरत पड़ती है। पहले एक पार्ट में जाएगा, फिर दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ पूरी लंबी लाइन लगी होती है, पूरी लिस्ट होती है। ये क्या करते हैं, इनको तो सीधा सरफेस पे बाहर निकालना होता है, डिफ्यूजन के थ्रू निकाल दिया, हमें बहुत कुछ करना पड़ता है भाई, ठीक है। प्लांट्स डोंट थ्रेश अवे, ये तो गम और रेजिन की फॉर्म में निकाल देते हैं बाहर प्लांट्स, तो ठीक है। किडनी वर्क 24/7, नो हॉलीडे नो ओवर टाइम पे। किडनी करती है 24/7 काम भाई साहब, बिकती भी तो करोड़ों की। क्या बात कर रहे हो सर, करोड़ों की बिकती है। हाँ भाई सर, चलो सर आईफोन लेने चलते हैं, मेरे को भी दिला देना एक बेचो तो, ठीक है ना। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ भाई, ठीक है। चलो, किडनी वर्क 24/7, नो हॉलीडे नो ओवर टाइम पे। ओके सर, एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीशन हो जाएगा यूनिसेलुलर में। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेस्ट बाई सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। ओके जी, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, किडनी के थ्रू होता है। किडनी के क्या पार्ट होते हैं, ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर, ए यूरिनरी ब्लैडर, ए यूरेथ्रा। हिंदी में क्या बोलते हैं, वृक, मूत्र। किडनी को बोलते हैं वृक, यूरेटर को बोलते हैं मूत्रवाहिनी, यूरिनरी ब्लैडर को बोलते हैं मूत्राशय, यूरेथ्रा को बोलते हैं मूत्रमार्ग, ठीक है जी। ओके, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट किसको बोला जाता है, किडनी को बोला जाता है सर। किडनी में एक और चीज होती है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कैसे काम करता है, चलिए बताते हैं आपको नेफ्रॉन कैसे काम करता है। जैसे नेफ्रॉन में आपको दो ही चीजें याद रखने की जरूरत है, एक तो ग्लोमेरुल्स और एक बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ओके जी, ठीक है सर, ये है हमारा ग्लोमेरुल्स मान लो, ठीक है। ओके सर, ये हो गई हमारी ब्लड वेसल्स, ठीक है।
ओके सर, तो दिस इज आवर ग्लोमरल्स, ठीक है, ग्लोमरल्स, ठीक है जी, ओके सर। और ये हो गया हमारा बोमेंस कैप्सूल। तो ग्लोमरल्स किसके अंदर हुआ? बोमेंस कैप्सूल के अंदर। बोमेंस कैप्सूल की शेप कैसी होती है? कप्स के हैंडल जैसी शेप होती है। ये रहा हमारा बोमेंस कैप्सूल, कप के हैंडल जैसी शेप, ठीक है। तो ये हमारा बोमेंस कैप्सूल यानी कि बीसी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल में क्या होगा? यहाँ पे आएगा भाई साहब सारा का सारा ब्लड, और यहाँ पे ब्लड हो जाएगा फिल्टर, और ब्लड फिल्टर होकर फिल्ट्रेट कहाँ निकल जाएगा? बोमेंस कैप्सूल में। अब ये जो भी फिल्टर आया ना, ये ट्यूबल्स के थ्रू बाहर निकलेगा। अभी ये आएगा ट्यूबल्स के थ्रू फिल्ट्रेट सारा का सारा बाहर, और यहाँ पे होती है हमारी ब्लड वेसल। अब बाहर आने के बाद होगी दोबारा से एब्जॉर्प्शन, यानी इसको बोलते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इनिशियल फिल्ट्रेट में क्या क्या बाहर निकल रहा है? आईएफ। इनिशियल फिल्ट्रेट में क्या क्या बाहर निकलेगा? ग्लूकोज निकल जाएगा, अमीनो एसिड निकल जाएगा, कुछ सोल्ट्स निकल जाएंगे, वाटर निकल जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें बाहर निकलेंगी। अब इनिशियल फिल्ट्रेट में से कुछ चीजें ये ब्लड वेसल्स दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। कुछ चीजें ये एब्जॉर्ब कर लेंगे और कुछ चीजें दोबारा से ट्यूबल्स को दे देंगे, ये लो यार, ये ले जाओ, हमारे पास फालतू में ही थी, ठीक है। अब ट्यूबल्स इस सारे के सारे वेस्ट को लेके कहां जाएगी? कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन बन जाए, उसके बाद क्या होगा? कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ये यूरिन की फॉर्म में बाहर आ जाएगा और किडनी के लास्ट पार्ट तक पहुंच जाएगा। और किडनी के लास्ट पार्ट तक पहुंचने के बाद क्या होगा? जैसे ये किडनी के लास्ट पार्ट तक पहुंचा, उसके बाद क्या होगा? यूरेटर के थ्रू यूरिन होता हुआ पहुंचेगा सीधा यूरिनरी ब्लैडर में, उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएगा। ये रही हमारी किडनी, ठीक है। किडनी कहाँ लोकेटेड होती है? लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। ओके सर, ओके सर। फंक्शन क्या होता है? यूरिन इज प्रोड्यूस इनटू द किडनी बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया। नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या क्या आता है? यूरिया और यूरिक एसिड। यार, पर्पज ऑफ यूरिन मेकिंग क्या होता है? यूरिन क्यों बनाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड सर बाहर कैसे निकलती है? जब आप सुसु करने जाते हो ना, यूरिन रिड्यूस करने जाते हो, तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है लिक्विड की फॉर्म में बाहर निकल रही होती है, लंग्स के थ्रू गैस की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही होती है, ठीक है। नाइट्रो और सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हो, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया और यूरिक एसिड को भी आप यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देते हो, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एसिड का बैलेंस बना रहता है, ताकि ज्यादा एसिड ना हो जाए, वो भी तो प्रॉब्लमेटिक होता है ना। यस, यूरिन इज प्रोड्यूस इन द किडनी बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट लाइक यूरेथ्रा। यूरेटर क्या होता है? ये वाली जो नलियां होती है ना, इन्हीं को यूरेटर बोला जाता है। मूत्रवाहिनी फंक्शन, कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से यूरिन को लेंगे, यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा देंगे ऐसे चलते चलते। ओके जी, यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय, जहां पे आपका पूरा का पूरा यूरिन इकट्ठा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप यूरिन को कंट्रोल कर पाते हो कि जब हमें अर्ज होती है कि हम तभी जाते हैं, ठीक है। अब सोच के देखो कि अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है ना। ऑफिस में, स्कूल में, भाई साहब हो गया काम फिर तो, है ना। और इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हमारा जो नर्वस टिश्यू है और मसल टिश्यू है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, तभी ये चीज पॉसिबल है। अगर नर्वस टिश्यू और मसल टिश्यू के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो आप बिल्कुल भी यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते। यूरेथ्रा की बात करते हैं। यूरेथ्रा क्या होता है? ये होता है हमारा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर आता है, ठीक है। इसी के थ्रू स्पर्म भी बाहर आता है, ठीक है। तो ये कॉमन पैसेज होता है यूरिन रिड्यूस होने का भी और स्पर्म रिड्यूस होने का भी, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन के बारे में आपको बता चुका हूं। फिल्ट्रेशन कैसे होता है? नाइट्रोजन वेस्ट, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड एक्सेस सोर्सेस फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड एंड द इनिशियल फिल्ट्रेटेड इनटू द वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है जी। रीएब्जॉर्प्शन, मोस्ट ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड बाय द कैपिलरीज व्हिच इज नाउ द रेगुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ओके जी। सीक्रेशन, अमोनिया, एक्स्ट्रा सोल्ट्स एंड वाटर आर सीक्रेटेड वेयर देयर इज द कलेक्टिंग डक्ट एंड द देन द यूरेटर। ओके जी। वुमेन्स कैप्सूल के बारे में बता चुका हूं। ये कप के हैंडल की तरह होता है, ठीक है जी। ओके, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल कहां होती है? ग्लोमरल्स में, ठीक है। कप के हैंडल जैसा क्या होता है? वुमेन्स कैप्सूल। ओके जी। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं? ऑक्सीजन जनरेट होती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। प्रोसेस क्या होगा? स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाएगी। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। एक्सेस वाटर कैसे बाहर निकलेगा? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड इन लीव्स ऑफ द प्लांट, वो कैसे निकलेंगे? पत्तियां नीचे गिर जाएंगी, बाहर निकल जाएंगे। वेस्ट प्रोडक्ट जाइलम में कैसे निकलता है? रेजिन और गम्स की फॉर्म में। स्मूथ अदर वेस्ट सब्सटेंस कैसे बाहर निकल देते हैं? एक्सक्रीटेड इन दिस सोइल्स अराउंड देम, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट जो सोइल के अराउंड भी निकल जाते हैं, ठीक है। ओके जी, सो हमने पूरा का पूरा चैप्टर कर दिया लाइव प्रोसेस, ठीक है। पूरा का पूरा फुल फास्ट रैपिड रिवीजन किया भाई साहब। इस चैप्टर को यहां से करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। एक एक पॉइंट क्लियर किया यार, सब कुछ इसमें समेट दिया है। इसको देख जाओ, पेपर में फोड़ दोगे भाई साहब, गारंटीड, ठीक है।